last lecture we have discussed about vector algebra, in which firstly we have discussed what type of physical quantities are there, scalar, vector and tensor, what are the definitions, examples. Then we have seen representation of vector, definition of vector, and then types of vectors. Clear? Then in the last portion of the lecture we have seen first exercise, exercise number 10.1. Clear? Now let's discuss further. First point is equality of vectors. So इसमें हमें देखना है कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो इक्वल कब होंगे. सो देयर आर सम कंडीशंस, सेम मैग्नीट्यूड, and second one is same direction and same or parallel. सपोर्ट क्या होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन. ये इन शॉर्ट अगर आप समझे ना तो एग्जैक्टली सेम ही दोनों वेक्टर होने चाहिए, जिसका डायरेक्शन भी एक ही होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और सपोर्ट है वो सेम होना चाहिए या पैरेलल होना चाहिए. अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है. देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 3 डायमेंशन है, मान लीजिए दिस इज एक्स, y and z. क्लियर? या फिर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए हम 2 डायमेंशन में समझते हैं. क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि ये 1 है और ये 2 है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, और यहां से लेके ये दूसरा वेक्टर है, ये 3u. क्लियर? और इसको अगर मैं बोलूं वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, तो हमें यहाँ पे देखना है कि क्या वेक्टर a एंड वेक्टर b सेम वेक्टर है या नहीं. तो सबसे पहले देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 से लेकर 2 तक, मतलब 1 यूनिट, तो ये 2 से 3 तक 1 यूनिट. अब इसका डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसका भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में. और दूसरी बात ये है कि ये जो सपोर्ट है, इसका सपोर्ट ये एक्स एक्सिस है और इसको हम बोलेंगे सपोर्ट ऑफ वेक्टर बी. एक तो ये केस हो गया. दूसरा ये हो गया कि ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर सी भी यही है. तो अब हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और दूसरा है वेक्टर ए एंड वेक्टर सी. तो क्लियरली यू कैन से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर सी बोथ आर इक्वल. क्लियर? क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट है, एक ही डायरेक्शन है, एक ही मैग्नीट्यूड है. ए एंड सी तो दोनों सेम होने वाले हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी. बट अगर हम बात करें वेक्टर ए एंड बी के बारे में, तो क्या इसको हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? ये आपको सोचना है. ठीक है, यहाँ पे जो डेफिनेशन है कंडीशंस में लिखी हुई है, आपको सोचना है अपने तरीके से कि क्या हम वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं. आपके सामने सब कुछ है. देखिए, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है. और पैरेलल नहीं है, अगर एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट है तो ए एंड सी वो तो इक्वल होता ही है, वो आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं. बट क्वेश्चन ये है कि क्या ए एंड बी इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर है, लाइक वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, वो सब है, लेकिन क्या इक्वल वेक्टर है, ये आपको सोचना है. ठीक है, इसके बारे में और कल हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे. अब सेकेंड पॉइंट है, उसकी अगर बात करें, वैसे अगर इक्वल वेक्टर आपको समझना है ना, तो हमने बहुत बार ऐसा ऑलरेडी कर लिया है. ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इक्वल कब बोलते थे. ठीक है, इसके साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे इस टॉपिक को, तो आपको इसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको सोल्व करने में और भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा. क्लियर? लेकिन करना तो आपको है. अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन
एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में भी हेल्पफुल होगा। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं फिगर से ही कि अगर हमारे पास ऐसे है कोई भी वेक्टर है इन 3 डायमेंशन, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। जनरली बुक में या किसी भी मटेरियल में आप देखेंगे तो x y z ऐसे आपको दिया होगा या फिर x y z ऐसे भी हो सकता है, तो आपको ये समझना है। अब बात करते हैं कोई एक पॉइंट है, एक्चुअली यहाँ पे है पॉइंट, ये पॉइंट है ना वो उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इसको मैं इधर बोर्ड पे तो दिखाई नहीं सकता, तो आपको समझने के लिए समझना है कि वो जो पॉइंट है ना वो इधर है और उसके कोऑर्डिनेट है वो x y z 3 डायमेंशन में ऐसे है वेक्टर। क्लियर? अब ये तो ओरिजिन है और ये उसका लेंथ है OP। क्लियर? अब अगर मैं बोलूं कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो अल्फा है, y के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो एंगल जो है वो बीटा है, एंड एंगल ऑफ दिस वेक्टर विथ z एक्सिस इज गामा। क्लियर? इन शॉर्ट एक वेक्टर है जिसके या फिर एक पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट x y z है एंड विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्टिव एक्सिस x y and z। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं cos अल्फा की, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर मैं राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करता हूं तो ये जो है cos अल्फा इक्वल टू एडजेसेंट साइड, तो ये अगर x y z है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x होना चाहिए, तो एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेनियस, तो x ओवर r हो जाएगा। वेयर r, व्हाट इज r? x तो x कोऑर्डिनेट है बट r जो है ना वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, और पॉइंट अभी x y z है उसका ओरिजिन 0 0 0 से अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर से निकाल सकते हैं। ठीक है? और सिमिलरली आप यहाँ से cos बीटा इक्वल टू y बाई आर निकाल सकते हैं और cos गामा इक्वल टू z बाई आर निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो यह अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर OP। क्लियर हो गई बात? बहुत ही सिंपल है कि जो वेक्टर है हमारे पास वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है देन वी कैन से दैट अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन कोसाइन, और वो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स x बाय आर। x आपको पता होगा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया होगा, अगर वेक्टर है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है, दोनों का रेशियो ले लेंगे, उसका कोस इनवर्स ले लेंगे, तो ऐसे आपको अल्फा मिलेगा, सिमिलरली बीटा एंड गामा भी मिलेगा। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखिए ध्यान से, अल्फा बीटा एंड गामा की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं कि जो कोस अल्फा है उसको मैं L M एंड N अगर बोल देता हूं तो ध्यान से देखना, जो L M N जो है ना these are direction cosine of vector OP। मतलब अगर देखें तो अल्फा इक्वल टू कोस इनवर्स x बाय आर कर लेते हैं तो उसको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, और अगर सिर्फ हम x बाय आर लेते हैं x बाय आर तो उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्लियर? अब एक और बात कि डायरेक्शन कोसाइन जो है ना एक्चुअल में वो क्या होगा, वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन से अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। क्योंकि ये देखिए वेक्टर और इस मैग्नीट्यूड y कोऑर्डिनेट और मैग्नीट्यूड z कोऑर्डिनेट और मैग्नीट्यूड, मतलब कि ये यूनिट वेक्टर ही हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास जो LMN होगा वो क्या होगा, उसके यूनिट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। लेकिन अभी एग्जांपल के बगैर आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है,
तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वहां पे हम ये सारी चीजें निकालेंगे तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इतना आपको समझना है। क्लियर? इसके आगे की बात अगर मैं करूं तो L² प्लस M² प्लस N² अगर आप निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? इफ L, M, N आर डायरेक्शन कोसाइन for any vector, if L, M, N are direction cosines, then what should be L² plus M² plus N²? तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड या फिर L² प्लस M² प्लस N²। एलिमेंट तीनों की वैल्यू हमारे पास है x² बाई r² प्लस y² ओवर r² प्लस z² ओवर r²। इट मींस x² प्लस y² प्लस z² डिवाइड बाई r²। और ये क्या है? ये r अगर है तो r² आपको निकालना है, तो वो x² प्लस y² प्लस z² होगा। इट मींस ये भी r² और ये भी r²। इट मींस 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात, L² प्लस M² प्लस N² फॉर एनी वेक्टर इफ L, M, N आर डायरेक्शन कोसाइन, देन L² प्लस M² प्लस N² ऑलवेज 1 होगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा क्या होगा इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल। तो यहाँ से cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी एलिमेंट ही है, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए। और एक क्वेश्चन बन सकता है sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा क्या होगा इफ अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी वेक्टर। तो इजीली आप इसको 1 minus sin² plus 1 minus cos² plus, sorry, 1 minus cos² alpha plus 1 minus sin² beta, again 1 minus sin² alpha plus 1 minus sin² beta plus 1 minus sin² gamma करेंगे तो यहाँ से 1 plus 1 plus 1 3 हो जाएगा, और माइनस वाले टर्म है उसको इसे ले लेंगे तो sin² alpha sin² beta sin² gamma इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 आना चाहिए। और भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1 प्लस cos2 अल्फा नहीं, cos2 अल्फा प्लस cos2 बीटा प्लस cos2 गामा क्या होना चाहिए? इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल, देन फाइंड cos2 अल्फा cos2 बीटा एंड cos2 गामा। तो ये क्वेश्चन तो आपको बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, ये आपको पता है। हिंट में दे देता हूं, आपके पास क्या है? आपके पास cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा है, उसकी वैल्यू भी है, sin² अल्फा sin² बीटा sin² गामा की वैल्यू भी है। तो क्या आप जानते हैं कि cos2 अल्फा क्या होता है? इक्वल टू 1 प्लस cos2 अल्फा डिवाइड बाई 2, ये होता है cos² अल्फा। हमें चाहिए cos2 अल्फा, तो यहां से हम निकाल सकते हैं cos2 अल्फा इक्वल टू 2 cos² अल्फा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं, ये cos2 अल्फा cos2 बीटा तो cos2 गामा की जगह पे, तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल जाएंगी, क्योंकि ये cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा तीनों का सम ऑलरेडी आप जानते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ अबाउट डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड अभी डायरेक्शन रेशियो एक बाकी है। तो कोई भी वेक्टर है उसके लिए ध्यान से देखना, इफ L, M, N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, then 3 numbers A, B, C such that A by L equal to B by M equal to C by N, अगर ऐसा है, ठीक है, then we can say that A, B, C are direction रेशियो, और जनरली यहाँ पे R होता है। क्लियर? तो इसको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं पूरी बात को। कोई भी एक वेक्टर आपके पास है, ठीक है,
अब उसके लिए आप XYZ के साथ जो एंगल है वो फाइंड करते हैं, देन अगर उसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, देन अल्फा बीटा एंड गामा आर नोन एज डायरेक्शन एंगल। एक बार दूसरी, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है? कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, एंड उसके जो यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे उसको हम बोलेंगे L M N, विच आर डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन रेशियो जो है वो कोई भी ऐसे 3 नंबर है जो उसके जिसका रेशियो जो है उसके डायरेक्शन कोसाइन के साथ कांस्टेंट हो। क्लियर? ये भी अभी समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझ लीजिए कि उसके कोई भी वेक्टर है उसके स्केलर कंपोनेंट है ना, उसी को हम डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे। क्लियर? तो ये बातें हैं। अब मुझे बहुत ही अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं ताकि आप उसके लिए डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज निकालें और बहुत ही इजीली समझ सके कि ये सब क्या है। क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी तक की डिस्कशन जो हुई है उसमें से आपको ये 3 बातें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लेकिन आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन ही करेंगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हमें और कुछ थ्योरी के पॉइंट्स भी करने हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, देखते हैं एक्सरसाइज करने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा लॉ ऑफ ट्रायंगल। फॉर वेक्टर एडिशन, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर बोल सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना चाहिए, उसके साथ साथ ये ट्रायंगल लॉ जो है उसको भी वो वेक्टर्स फॉलो करने चाहिए। क्लियर? तो क्या है ये ट्रायंगल लॉ? तो आप सब जानते ही होंगे कि ये अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं कि ये है वेक्टर BC एंड दिस इज वेक्टर CA एंड दिस इज वेक्टर AB। क्लियर? और अभी अगर मैं करूं यहाँ पे वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA, तो वो 0 आंसर आना चाहिए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये आप फिजिक्स में स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? नहीं भी पता है तो हम समझ सकते हैं कैसे। स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन किया था कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? तो अभी यहाँ पे डिस्टेंस तो आपने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इतना कवर किया है, AB प्लस BC प्लस AC जितना, और वो 0 नहीं होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने A से स्टार्ट किया था, AB प्लस BC प्लस CA, वापस A के पास आ गए थे हम। क्लियर? तो मतलब कि A से स्टार्ट करके वापस A के पास आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। क्लियर? तो ये है हमारा, इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे पास AB है प्लस BC, अगर मैं इसको इसे ले लूं तो 0 माइनस CA होगा, विच इज माइनस CA। क्लियर? और माइनस CA का मतलब क्या था? ये C है तो ये माइनस CA होगा कि नहीं? ये अगर वेक्टर CA है तो ये उसका ऑपोजिट माइनस CA होगा, और जो माइनस CA है उसको हम बोलेंगे वेक्टर AC। तो वी कैन से दैट AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसके बारे में भी आप जानते हो। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन एज वेल एज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए ध्यान से,
ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका हम बोलेंगे नेम है वेक्टर ए, क्लियर। और एक वेक्टर हमारे पास है ये वेक्टर बी, क्लियर। एंड वी वांट टू फाइंड ए प्लस बी। तो ध्यान से देखिए, अगर ये जो वेक्टर बी है इसको अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं तो क्या इसको मैं वेक्टर बी बोल सकता हूं? इन शॉर्ट, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर हो सकते हैं? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस ओपन हो जाएगा। वैसे एक्चुअल में दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर, और ऐसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन देखा है, क्लियर। तो दोनों इक्वल वेक्टर है। अब देखिए a प्लस बी की अगर बात करें तो हमें यहां से एक वेक्टर ऐसा मिलेगा, ठीक है, जो इसके एडिशन को रिप्रेजेंट करे। अब वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये जो वेक्टर है a, ये वेक्टर है b, और यहां से ऐसे अगर मैं चलता तो अगर मैं उसको क्या बोलूं, इसको अगर मैं c बोल देता हूं, ठीक है, तो एज पर द ट्राइंगल लो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। बट इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू माइनस वेक्टर c। और अगर ये वेक्टर c है तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा है वो वेक्टर माइनस c हो जाए, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया है, क्लियर। और जिसको हम माइनस c बोल रहे हैं वही हमारे लिए क्या है, वेक्टर a प्लस b है, क्लियर। तो ये तो बात हुई ट्राइंगल की कि अगर ऐसा वेक्टर है a जिसका इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, वेक्टर a के टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर आप क्रिएट करते हैं, तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एंड सेकेंड वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसको हम बोलेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b, क्लियर। एक और बात, अब ये आपको नोट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे उसको इरेज करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आई कि दो वेक्टर है ए बी, वहां से अगर हमें निकालना है a प्लस बी तो कैसे निकाल सकते हैं? अब ये माइनस c की भी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि अगर ये वेक्टर a है और ये b है तो ये प्लस b होगा। अब मुझे निकालना है a माइनस b, तो ध्यान से देखना, ये एक वेक्टर है ये a, ये जो वेक्टर है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इन दोनों का लेंथ है वो सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर, जो एक टाइप का वेक्टर मैंने लिखवाया था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। अब ध्यान से देखिए, दिस इज वेक्टर ए, इसके टर्मिनल पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, और इसके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं ऐसे, तो ये दोनों का एडिशन होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये होगा a प्लस माइनस बी, मतलब कि a माइनस बी ही होगा, क्लियर। तो अब ये जो वेक्टर है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऐसे, तो वो जो वेक्टर है ये भी हमारे पास बनेगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और अगर एक वेक्टर मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ तो वो तो वेक्टर a ही रहेगा, क्योंकि उसको पैरेलल है और सेम मैग्नीट्यूड है, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखिए, हमें सिर्फ हमारे पास ये दो ही वेक्टर थे, वेक्टर a एंड b, वहां से हमने वेक्टर a प्लस बी निकाला, फिर b का ऑपोजिट डायरेक्शन लेके माइनस b वेक्टर निकाला, उसके बाद उन दोनों का एडिशन करके हमने वेक्टर a माइनस बी निकाला, और अगर ये a माइनस बी है तो ये भी a माइनस बी होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो पैरेललोग्राम है वो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एडजेसेंट साइड्स जो है वो वेक्टर a एंड वेक्टर b। ध्यान से सुनना, a parallelogram whose adjacent sides are vector a and b, तो उसके जो डायगोनल्स होंगे, अगर ये a b c and d है तो फिर डायगोनल AC रिप्रेजेंट करेगा a माइनस b को,
और डायगोनल बी डी रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर एडिशन ए प्लस बी को। इन शॉर्ट, कोई पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड वेक्टर ए एंड बी है तो उसके डायगोनल जो है वो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेक्टर के इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर? यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ बनाया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये ए है, बी है, ये पैरेललोग्राम है, तो उसका ये जो डायगोनल है वो ए प्लस बी होगा और ये डायगोनल ए माइनस बी। क्लियर यहाँ तक की बात? तो ये तो हुए ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। अब हम सीखेंगे, और वेक्टर एडिशन भी हमने सीख ही लिया है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये भी बहुत ही सिंपल है। अगर वेक्टर ए प्लस बी करो या फिर वेक्टर बी प्लस ए करो, सेम होता है। सेकेंड, वेक्टर ए को अगर जीरो वेक्टर के साथ में ऐड करूं तो ए वेक्टर ही मिलेगा। थर्ड, कोई भी वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन करूं तो मुझे जीरो मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। फिर कोई भी वेक्टर है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए प्लस बी को कोई भी स्केलर से तो मुझे मिलेगा ये, इसके पहले लेकिन हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की आइडिया होना चाहिए, तभी हम उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एसोसिएटिव रूल तो हम कर ही सकते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ए प्लस बी प्लस सी करो या फिर ए प्लस बी प्लस सी करो, ये दोनों सेम ही होता है। क्लियर? तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? उसके बाद हमें सीखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, ये मेरे पास अगर वेक्टर ए है ऐसा, ठीक है, और अगर मुझे इसका हाफ करना है, डायरेक्शन सेम रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो डायरेक्शन तो आई थिंक आपको फिगर में सेम दिख रही है, नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्शन सेम है। और अगर मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं जिसका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल है, तो वो हो जाएगा 2a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करें तो उसका लेंथ है वो उतना टाइम्स हो जाता है। देखिए, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ वेक्टर को तो जो इतना लेंथ था वो उसका हाफ हो गया। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी वेक्टर को तो जितना भी उसका लेंथ था उससे डबल हो गया, और डायरेक्शन उसमें वही रहता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैग्नीट्यूड चेंज रहता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहता है। कब? जब हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब। अब क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या मेरी बात सही है? क्या ऐसा होता है जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही है, लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो सकती है? सोचिए, बिल्कुल हो सकती है। अगर इसी वेक्टर को मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करता तो डायरेक्शन भी उसका ऑपोजिट हो जाता। देखिए, ये वेक्टर ए है, यहाँ हाफ हो गया, लेकिन क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है एंड डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा? जब किसी भी वेक्टर को 1 के अलावा किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज चेंज होगा। डायरेक्शन कब चेंज होगी? जब आप किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब सिर्फ ऑपोजिट ही होगी। और फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि वेक्टर ए है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और वेक्टर ए ऐसे बन गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्लियर? और अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
तो इसमें ऐसा है कि कोई भी अगर हमारे पास स्केलर है उसको मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम बी, या माइनस है इधर तो भी चलेगा। फिर दूसरी बात है कि अगर मैं m प्लस n इंटू वेक्टर a करूं तो इसको भी मैं m इंटू वेक्टर a प्लस n इंटू वेक्टर a बोल सकता हूं। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्केलर को अगर मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, या फिर दो स्केलर अगर है मेरे पास m इंटू n करके फिर उसको मैं वेक्टर a से मल्टीप्लाई करूं, या फिर m को बाहर रख के पहले n को मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं n को बाहर रख के पहले m को मल्टीप्लाई करूं, तो ये सारी बातें जो है उसका आंसर एक ही होता है, या एवरीथिंग इज सेम। क्लियर? तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको पता होती है। क्लियर? प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो समझ जाएंगे, इसकी कोई प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें कि a में b को ऐड करें या b में ऐड करें तो सेम ही होता है, सबको पता है। क्लियर? लेकिन फिर भी वेक्टर है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं। क्लियर? तो ये हुआ एडिशन, वैसे सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया पैरेललोग्राम लॉ में, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। तो अभी बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो पहले मैं आपको इजीली समझ में आए इसलिए 2 डायमेंशन की बात करता हूं। 2 डायमेंशन में मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम बात करें या ओरिजिन से उसके ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ करें तो उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्लियर? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये O है और ये P है और इसके कोऑर्डिनेट x y। क्लियर? फिर अगर यहां से परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूं और यहाँ पे M अगर मैं बोलूं तो हम सब जानते हैं कि OM और प्लस MP करूं अगर ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर तो मुझे ये वेक्टर मिलेगा, मतलब कि वेक्टर OP मिलने वाला है, जिसमें P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है वो x होगा और यहाँ से ये जो है वो y होगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर OM है तो उसका मैग्नीट्यूड तो x है, बट उसका डायरेक्शन कौन सा है? उसका डायरेक्शन x एक्सिस के टुवर्ड है। तो x एक्सिस में यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जिसको i कैप बोलते हैं, ये भी आपको पता है। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a 1, 0 और 3 डायमेंशन की बात करें तो 1, 0, 0 विच इज नोन एज i कैप। और यहाँ से MP मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है वो y है, लेकिन वो y एक्सिस में यूनिट वेक्टर अगर इसके साथ में ले लूं तो ये बन जाएगा मेरा वेक्टर OP। क्लियर? तो इसको बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट। अब अगर बात करें कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP तो वो होंगे x एंड y। लेकिन अगर बात करें वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP तो वो होना चाहिए x i कैप एंड y j कैप। क्लियर? और पूरे के पूरे वेक्टर OP को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप x i कैप प्लस y j कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप इसको x, y पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जहां पे अगर वेक्टर की बात चल रही है उसमें भी अगर आपको x, y लिखा हुआ मिल जाए
तो आप इसको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी समझ सकते हैं और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी समझ सकते हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या? कोई भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर। If point P, if we can join this point from origin, then vector OP is known as position vector of P. तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये तो हुआ डिस्कशन अबाउट 2 डायमेंशन। Now if we talk about 3D, then vector OP can be represented as x, y, z or x I cap plus y j cap plus z k cap, where I cap, j cap and k cap are the unit vectors in the direction of x axis, y axis and z axis. क्लियर है यहाँ तक की बात? तो इसके बाद कंपोनेंट्स के बाद तो आपको समझना है 3 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को ऐसे ये ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे लिए तो अभी का डिस्कशन है वो 3 डायमेंशन के लिए हो रहा है, तो ये समझना आपको बहुत ही जरूरी है। क्लियर? अब अगर हम देखें इसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो 2 बातें अगर हम सीखें कि फॉर 2 वेक्टर, वेक्टर ए मान लीजिए आपको दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी दिया है आपको b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। क्लियर? और आपको फाइंड करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b एंड k वेक्टर a। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे दोनों का एडिशन कर देना है, और एडिशन कैसे करना होता है? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट या आई कैप या फिर कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस है उसके एडिशन करना है। a1 प्लस b1 इंटू आई कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप, ऐसे एडिशन होता है। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। ये फिर आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, फिर इधर भी सब्ट्रैक्शन का साइन ना आ जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर k से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? k a1 i कैप प्लस k a2 j कैप प्लस k a3 k कैप। तो जैसे कि इसके पहले हमने डिस्कशन किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक की बात? अब देखिए ये बहुत ही लोअर लेवल की बातें हैं, लेकिन क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको बता के चल रहा हूँ। और लीजिए now today's our last topic is section formula and बोलो ना कौन इंदिरा फॉर्मूला? हाँ चलाओ ना। चलिए तो लास्ट टॉपिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो है इसको भी हमने देखिए 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्टडी कर चुके हैं। 11th स्टैंडर्ड में जो स्ट्रेट लाइन है उसमें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक इन इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन क्लास 11। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कर दो रिप्रेजेंट, तो एक मेरे पास यहाँ पे
ऐसे दो पॉइंट है P या फिर A एंड B, पॉइंट A पॉइंट B, ठीक है। अब उसको अगर मैं ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन करूं, देन ये जो आपका है वो बन जाएगा पोजीशन वेक्टर A। और अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूं फ्रॉम ओरिजिन, देन दिस विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। और कोई एक वेक्टर है C, पोजीशन वेक्टर ऑफ C, which divides these two vectors in M over N, or we have to find position vector of point C। क्लियर? तो अगर मुझे यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर BC डिवाइड बाय वेक्टर CA अगर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए N over M। देखिए ध्यान, एक ही बात एक्चुअल में मैंने की है BC and CA, तो BC जो है वो N है and CA जो है वो M है। क्लियर? लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगा, we cannot write this like as I wrote here, because लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो दो वेक्टर का रेशियो है और ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। दो वेक्टर के बीच में एडिशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है या फिर डिफाइन नहीं होता है। तो आप ये मैंने समझने के लिए लिखा है, यहां से डायरेक्टली आप स्टार्ट करेंगे M इंटू वेक्टर BC इक्वल टू N इंटू वेक्टर C। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें वेक्टर BC की, तो BC वेक्टर क्या होना चाहिए ये समझने से पहले हम थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर या फिर वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है ऐसे, ठीक है, वेक्टर सॉरी पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब मुझे चाहिए वेक्टर AB, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये जो है वो हमारे पास होगा वेक्टर OA और ये होगा वेक्टर OB। ठीक है, नाउ एज पर द ट्रायंगल लॉ वी कैन राइट दैट OB, अगर इधर मैं B और इधर A कर दूं तो आपको समझने में इजी रहेगा। ये होगा AB, देखिए ध्यान OA सॉरी OA है तो इधर A आएगा। अब देखिए OA प्लस AB प्लस BO अगर करो तो 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, लेकिन इक्वल टू में OB कर सकता है। क्लियर? ये हमने देखा था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। इसके बाद अगर मैं वेक्टर AB की बात करूं तो ये हो जाएगा OB माइनस OA, और OB क्या है, OB को हम वेक्टर B बोल सकते हैं, विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B, एंड OA इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A, विच इज A। सो फाइनली वी कैन से दैट अगर हमें वेक्टर OB चाहिए तो वेक्टर B माइनस वेक्टर A करेंगे। इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ A करेंगे। आई रिपीट, टू फाइंड वैल्यू ऑफ वेक्टर AB हमें करना पड़ेगा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। क्लियर? और ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। अब यहाँ पे अगर ये डिस्कशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे पास वेक्टर BC, तो वेक्टर BC कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर C माइनस वेक्टर B, अभी जैसे बोला। और ये है वेक्टर C है वो होता है A माइनस C। अब इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो, MC माइनस M इंटू वेक्टर B इक्वल टू N इंटू वेक्टर A माइनस N इंटू वेक्टर C। और वी आर लुकिंग फॉर वेक्टर C which divides vector A and B in ratio M over N internally। क्लियर? तो यहाँ से अगर वेक्टर C को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो अपने मन की आंखों से अगर आप देखेंगे तो MC प्लस NC उसमें से C कॉमन आ गया और अंदर M प्लस N रह जाएगा, और ये हो जाएगा NA प्लस MB, और फाइनली वेक्टर C जो है आपको मिलेगा NA प्लस MB डिवाइड बाय M प्लस N। This is position vector of C which divides vector A and B in ratio M over N internally,
और हर बार जब ये आई थिंक तीसरी बार मैं सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने सीखा था स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद मैंने 3 डायमेंशन जियोमेट्री में सीखा है, और अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में। क्लियर? और अगर आप ध्यान से देखें और मैं अगर बोलूं कि जो ए वेक्टर है, ठीक है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 z1 है, और वेक्टर बी है वो x2 y2 z2 अगर हमें दिया है, ठीक है, तो जो वेक्टर ए बी की बात कर रहे हैं वो इस तरीके से अगर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, and mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m प्लस n। और ये जो अभी आपको वेक्टर दिख रहा है वो भी वेक्टर सी है। अब ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां से इतना जो पोर्शन है ना वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ड्यूरिंग क्लास 12, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला 2 डायमेंशन में सीखा था, उसमें ऐसा फॉर्म था। और अगर 3 डायमेंशन में करना है तो इसमें एक और कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट है वो ऐड हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं करना है तो बिल्कुल सिंपल है, देखो m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a, देखिए n इंटू वेक्टर a प्लस m इंटू वेक्टर b डिवाइड बाई m प्लस n अगर करेंगे आप तो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा ऑफ वेक्टर सी। बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट भी आती है कि एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है, जो रेशियो m ओवर n है उसको हम ले लेते हैं माइनस m ओवर n। और इसके लिए अगर ये जो वेक्टर सी है वो वेक्टर a एंड b को एक्सटर्नली डिवाइड करता तो फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होता, वो होना चाहिए na माइनस mb डिवाइड बाई n माइनस m। मतलब ये हुआ कि m या n दोनों में से किसी एक को आप नेगेटिव ले लीजिए। यहाँ पे हमने m की वैल्यू नेगेटिव ली है, आप n को भी नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों को एक साथ नेगेटिव नहीं लेना है, अदरवाइज वापस पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की बात? लास्ट पॉइंट इज, इसके बाद हम बात करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला की, तो वो भी इस नोट में ही हम ऐड कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट नोट, और सेकेंड नोट है फॉर मिड पॉइंट वी हैव टू टेक रेशियो m और n के प्लेस पे 1 ओवर 1, क्योंकि जो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तभी उसको मिड पॉइंट बोल सकते हैं। सो इसी फॉर्मूला में अगर हम लिखें c इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइड बाई m प्लस n विच इज 1 प्लस 1 विच इज 2, सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। क्लियर? तो यहाँ तक का जो हमारा डिस्कशन है अभी हमने सीखा, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो भी सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन यहाँ पे हमने देखा कि वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करना होता है, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, देन आफ्टर सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर? तो आज का डिस्कशन है यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, एक्सरसाइज 10.2। क्लियर?